दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए, आज के दिन भी प्लस में क्लोजिंग हुई है निफ्टी में। पिछले 2-3 दिन से अपन देख पा रहे हैं निफ्टी अच्छा कर रहा है। आज के दिन कुछ बड़ी तेजी तो नहीं थी, लेकिन डबल 3 पॉइंट्स का जंप है। ओपन मार्केट के अंदर निफ्टी 25,153 तक चला गया था। निफ्टी बैंक आज के दिन प्लस में, कल के दिन नीचे था। मिड कैप में गिरावट हो चुकी है 221 पॉइंट्स के साथ में। स्मॉल कैप भी न्यूट्रल परफॉर्म कर चुका है। तो मार्केट आज के दिन ठंडा ही था। ओके ओके मार्केट आज दिखा। स्टॉक्स को देखें तो आधी कंपनीज के स्टॉक्स प्लस में, आधी कंपनीज के स्टॉक्स माइनस में। सेक्टर को भी देखें तो कुछ खास नहीं, यहाँ पे भी ठंडक आपको देखने को मिलेगी। आधे सेक्टर प्लस में है, आधे सेक्टर माइनस में है। फार्मा सेक्टर पिछले 2-3 दिन से अंडर परफॉर्म करा था, तो आज के दिन 1% ऊपर जाके बंद हुआ। एफएमसीजी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया पिछले 2-3 दिन में, तो आज प्रॉफिट बुकिंग इसमें देखने को मिल गई। अब देखिए दोस्तों, कुछ बड़ी खबरों को देखते हैं। मतलब आज के दिन एक ही वीडियो आएगा जिसके अंदर यूएस के मार्केट, बड़ी खबरें, निफ्टी, साथ में कुछ कंपनीज हैं, उनके ऊपर डिस्कशन होगा। तो पहले एक बार हम टोटल न्यूज़ को चेक कर लेते हैं जो आज के मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट ला चुकी है। देखिए दोस्तों, आपको बताइए कि जीएसटी चेंज होगा, रिफॉर्म होगा। और यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि इंडिया का जो जीएसटी पैनल है वो सजेस्ट कर चुका है कि एलिमिनेट करे, हटा दे 12% और 28% के टैक्स को। अब इसके ऊपर एक और न्यूज़ मैं आपको देना चाहूँगा कि वो जो सजेशन है वो अप्रूव हो चुका है। ठीक है, तो गुड न्यूज़। साथ में आप देख सकते हैं कि लग्जरी आइटम के ऊपर 40% जीएसटी लगने की प्लानिंग है। अब ये 40% जीएसटी लग्जरी आइटम पे तो लगेगा, बाकी सिन आइटम यानी जो भी कुछ ऐसे आइटम है जो हेल्थ को ख़राब करते हैं, उनके ऊपर भी जीएसटी 40% लगने की प्लानिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं एक बड़ी न्यूज़ आपके सामने है। ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हो चुका है राज्यसभा के अंदर। ठीक है, बिल पास होने का मतलब क्या है, इसको एक बार मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। जो भी ऐसे गेम्स है ऑनलाइन जिनमें रियल मनी होता है, यानी मनी गेम के अंदर होता है, या तो आप जीत सकते हैं या हार सकते हैं। रियल मनी के साथ में जो सट्टेबाजी की जाती है, चाहे वो फिर क्रिकेट गेम हो या फिर वो लूडो हो या वो XYZ हो, वो सभी जो गेम्स है वो बैन हो चुके हैं। ठीक है, बहुत बड़ी यहाँ पे बात की जा चुकी है और काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी लोगों ने पैसा इसमें गंवाया भी होगा। अगर आपने गेम खेला है ड्रीम 11 या इस तरह के जो भी गेम्स होते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसे लोगों के लगते हैं। एडवर्टीजमेंट भी अपन काफ़ी ज़्यादा देख पाते हैं और उसकी जगह से काफ़ी या उसकी वजह से काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और इस तरह की जो गेम्स है उसको खेलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो ड्रीम 11 की XVP है, इन्होंने विरोध किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। एकदम से इतना बड़ा झटका दे दिया। ऑब्वियस है, ये तो कहेगी कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस करोगे ना तो बहुत ज़्यादा पैसे डूबे हैं। अगर मैं आपको अमाउंट बताऊं तो इसके अंदर आप नोटिस कर सकते हैं तकरीबन 45 मिलियन लोगों के 20,000 करोड़ रुपीस हर साल डूबते हैं। अब नोटिस कर सकते हैं कितना कमाई ये कंपनीज कर रही होगी, क्योंकि 20,000 करोड़ अगर लोगों के डूबते हैं तो पैसा किसको मिलेगा? ऑब्वियस इन कंपनीज को मिलेगा। साथ में और भी काफ़ी सारी इनकम सोर्सेज इनके पास में होते हैं। तो रियल जो नुकसान है वो लोगों का है, जनता का है, और कंपनीज के तो बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। साथ में आप देख सकते हैं ये जो बिल पास हुआ है उसकी वजह से क्रिकेट इंडस्ट्री का रेवेन्यू हिट कर सकता है। देखो कितनी बड़ी बात है, क्रिकेट इंडस्ट्री जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसका एक मेजर जो कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू का, वो मिलता था इन एप्लीकेशंस की वजह से। जो क्रिकेटर है उनको भी काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट करने के मौके मिलते थे, उनको भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू होता था। इंडिया की जो जर्सी है आई थिंक उसमें भी ड्रीम 11 स्पॉन्सर करता है, उसके अंदर भी उसका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो काफ़ी सारे झटके लगने वाले हैं। सो एक बहुत बड़ी न्यूज़ यहाँ पे आती हुई देखने को मिली है। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा झटका लग सकता है। टोटल $15 बिलियन का झटका लग सकता है स्टार्टअप वैल्यू के अंदर। अब देखो, लर्निंग्स की बात यह है कि काफ़ी कमेंट आते हैं मुझको आपके कि ऐसी कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, या ऐसी कौन कौन सी कंपनीज बोल सकते हैं या उनकी वेबसाइट्स बोल सकते हैं जिनके थ्रू, ऐसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम अनलिस्टेड स्टॉक्स को परचेज कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया था, अनलिस्टेड जोन करके है। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ से मुझको पैसे मिले हैं या स्पॉन्सरशिप है या प्रमोशन, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने आपको बताया था। अब देखिए, वहाँ से हम ये भी सीख चुके हैं, HDB फाइनेंशियल की लिस्टिंग हुई थी तो जो वो प्राइस चल रहा था अनलिस्टेड मार्केट में, उससे नीचे इशू प्राइस आया, यानी किसी ने अनलिस्टेड स्टॉक को लिया होगा तो वो गया नुकसान में। उसी तरह से ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो ऑनलाइन गेमिंग के अंदर काम करती हैं, रियल मनी के साथ में जो भी काम होते हैं उसके अंदर। अब देखो उनकी वैल्यूएशन कैसे चली गई।
मतलब बिजनेस ही बंद हो गया, एक तरह से बिजनेस जीरो हो चुका है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी चाहिए कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो उसमें फिर कंपनीज के पैसे ज़ीरो भी हो सकते हैं अगर आपने किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि नज़ारा में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो उसमें कैसा कुछ हो सकता है, क्या ये कंपनी भी बंद हो सकती है क्या? देखो, पिछले 5 दिन की बात करें या 2 दिन की बात करते हैं तो 15-16% के साथ में स्टॉक क्रैश हुआ है। बड़ी गिरावट है। आप देख सकते हैं जैसे ये बिल की न्यूज़ आती है स्टॉक इस तरह से क्रैश होता है। आज के दिन भी आई थिंक इसने माइनस में ही जाके क्लोज किया। ठीक है, आगे चलते हैं और इसकी सिचुएशन को देखते हैं कि स्टॉक चलो ठीक है अभी तो नीचे से काफ़ी ऊपर आ चुका है। आई थिंक 100% इसमें गेन इन्वेस्टर को मिला भी है। स्टॉक कहीं ना कहीं अपने रेसिस्टेंस के आसपास भी है जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी बनती है। अब देखिए यहाँ पे आप नोटिस करोगे ना तो नज़ारा ने 800 करोड़ रुपीस का इन्वेस्ट किया था पोकरबाजी के अंदर, जिसमें पैसे का लेन देन होता है। अब ये जो बैट है ना इसकी रिस्क पे जा चुकी है और ये रिटर्न ऑफ भी कर सकते हैं। राइट ऑफ करने का मतलब ये है कि आपने जितने भी पैसे लगा दिए हैं उस पैसे को आप लॉस के अंदर बैलेंस शीट में दिखा दो अपने इन्वेस्टर को कि 800 करोड़ रुपीस लगाए थे। अब ये जब पोकरबाजी कंपनी ही बंद हो जाएगी क्योंकि रियल मनी का इसमें लेन देन होगा नहीं, बैन हो चुकी कंपनी, तो क्या होगा, वो जो पैसे इन्वेस्ट किए वो हो चुके हैं ज़ीरो। ठीक है, तो इतनी बड़ी बात है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं और इसके अंदर आप नोटिस कर सकते हैं कि ये जो कंपनी है नज़ारा पोकरबाजी का तकरीबन तकरीबन 46% ओन करती है। ठीक है, अब ये जो पैसे हैं वो डूब सकते हैं, इसको राइट ऑफ किया जा सकता है। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि जो हमारा रेवेन्यू है रियल मनी गेमिंग एप्लीकेशन से नील है, बहुत ही कम है, मतलब ना के बराबर है। हम जस्ट एक माइनॉरिटी स्टेक ओन करते हैं पोकरबाजी के अंदर। अब ये माइनॉरिटी तो लिख दिया क्योंकि 51% से कम है, लेकिन 46% कोई कम नहीं होता है। बहुत बड़े स्टेक में कहूँगा ये ओन करते हैं पोकरबाजी का। इसका झटका इनको लगेगा, बाकी इनका जो खुद का बिजनेस है वहाँ पे ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा क्योंकि रियल मनी वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो नज़ारा के इन्वेस्टर्स इतने कुछ खास परेशान ना हो क्योंकि डेटा कुछ ऐसा ही हमको बताने की कोशिश करा है। जस्ट इनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी बैंड बजेगी, वो ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन कंपनी का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो कंपनी का खुद का एप्लीकेशंस का जो धंधा है उसके अंदर रियल मनी नहीं है, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को शायद ना मिले। ठीक है, अब देखिए सीख यही है कि जब भी कोई ऐसी बैट हम लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो, उसमें कभी भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाने चाहिए। उसमें ये सोचना चाहिए अगर आप अनलिस्टेड मार्केट के अंदर कुछ ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो बहुत ही रिस्की है क्योंकि वही कंपनी बहुत तेज़ी से बढ़ रही होगी, तो उसमें ये मान के चलो अगर आपने 5 लाख रुपीज़ लगा दिए हैं तो वो 5 लाख आपके ज़ीरो भी हो सकते हैं, लेकिन उस 5 के 50 भी बन सकते हैं, या फिर 50,000 आपने लगाए या 5,000 आपने लगाए। तो ये सीख आपको यहाँ पे मिली होगी। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं और बातचीत करते हैं कुछ और न्यूज़ को लेकर। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि न्यूक्लियर ऑफिशियल्स ने विजिट किया है या विजिट करेंगे यूएस को डिस्कशंस के लिए, मॉनिटर करने के लिए कि ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ अभी कैसी है। देखो, और ये चीज़ वापस से प्ले होना शुरू हो गई ना कि इसराइल ने अटैक कर दिया उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर, फिर यूएस ने भी अटैक कर दिया, तो फिर मार्केट में क्या होगा आपको पता ही है। मार्केट थोड़ा सा डिप आपको दिखा सकता है, डिफेंस कंपनीज के स्टॉक्स चल सकते हैं। ठीक है, और ईयू और यूएस की ट्रेड डील हो चुकी है, उसको लेकर भी यहाँ पे न्यूज़ है। साथ में देखिए दोस्तों एक न्यूज़ आपके सामने और रखना चाहूँगा जो कि शाम को 5 बजे के आसपास आती है कि फेड ने बोल दिया है कि रेट अभी काफ़ी हाई है, हम कट कर सकते हैं, तकरीबन 100 बीपीएस का कट हो सकता है 2026 में। ठीक है, तो रेट कट होगा, ट्रंप भी पीछे पड़े हैं। साथ में एक न्यूज़ और मैं आपको दूंगा अभी आगे चल के जिसमें हम यूएस मार्केट की न्यूज़ को देखेंगे, तो उसकी वजह से भी पॉसिबिलिटी बनती है कि रेट कट हो सकता है 26 नहीं 25 में भी हो सकता है, कुछ ना कुछ हो जाए क्योंकि डेटा ही कुछ ऐसा ही आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखिए निफ्टी की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डेटा और बताऊंगा जिसके अंदर आप सिंपली नोट करोगे ना तो बाकी 1 साल का डेटा है, बाकी और भी जो इंडाइसिस है उसके बीच में कंपैरिजन किया है मैंने निफ्टी के साथ में, जिसमें 1 साल का डेटा आप देखोगे तो सबसे ऊपर है ये हैंगसेंग है। आगे चल के अपन उसको देखते हैं। और ये जो दो इंडेक्स है ये यूएस मार्केट के इंडेक्स है, और ये जो सबसे नीचे है ना ये निफ्टी है। मतलब पिछले 1 साल में निफ्टी ने सबसे अंडर परफॉर्म किया है। देखो आप निफ्टी ने कितने रिटर्न्स दिए 1 साल में, 1% के, एसएनपी ने कितने दिए 14% के, नैस्डैक ने कितने दिए 18% के, और हैंगसेंग ने कितने दिए 4% के। ठीक है, अब मैं ये भी आपको सिखा चुका हूँ कि चाइनीज़ मार्केट या फिर अगर आपको किसी और कंट्री के मार्केट में इन्वेस्ट करना है
तो वो कैसे कर सकते हैं आप, कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके थ्रू किस तरह से इन्वेस्टिंग की जा सकती है, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि बाकी जो इंडेक्स है वो अच्छा कर रहे हैं, निफ्टी अच्छा नहीं कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ टैरिफ। अब देखिए टैरिफ भी एब्जॉर्ब होगा, मार्केट उसको भी नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा आगे चल के, और उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट को एक अच्छा मूव मिल सकता है। कोई गारंटी नहीं है मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन आपने देखा कि जीएसटी का जो रिएक्शन आया वो पॉजिटिव था। साथ में यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद में कुछ दिन से हम देख पा रहे हैं कंटिन्यूसली तेजी। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको दिखाऊं तो आज की जो कैंडल बनी है रेड बनी है, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, लेकिन पिछले जो हम बोल सकते हैं क्लोजिंग प्राइस से आज का क्लोजिंग प्राइस ऊपर ही था, सो इंडिकेशन है प्लस का। तो ये जो मूव मिला है काफ़ी अच्छी तेज़ी मिली है, और चांसेस लगते हैं, अच्छे चांसेस लगते हैं कि और अच्छा पॉजिटिव माहौल हम मार्केट के अंदर देख पाए। सो जैसे कि दोस्तों मैंने बोला आज टाइम की कमी की वजह से एक ही वीडियो दूंगा, तो उसमें यूएस के मार्केट को भी देखते हैं, फिर हम स्टॉक्स के ऊपर आते हैं। देखिए यूएस के मार्केट अभी किस तरह की सिचुएशन में, 156 पॉइंट्स नीचे है, 0.35% नीचे डाउ जोन्स, और नेस्टे को भी देख सकते हैं, ये भी 46 पॉइंट्स नीचे है। फैंग को देखें तो चलो कुछ खास नहीं है यहाँ पे, कारण है इसके पीछे का वीक जॉबलेस क्लेम्स। अब लोगों की नौकरियां कम होगी, जॉब कम होगी, तो ऑब्वियस है इन्फ्लेशन कम होने के चांसेस बढ़ेंगे। मार्केट देखो इसको देख कर डिप जरूर कर देगा, लेकिन बाद में मार्केट सुधर जाता है, क्योंकि मार्केट को लगता है कि जब ऐसा डेटा नहीं आएगा तो रेट कट कैसे होगा। तो ऐसे खराब डेटा आएगा जब भी रेट कट होने की पॉसिबिलिटीज बनती है। तो डेटा अच्छा है रेट कट को लेकर, अभी थोड़ा सा नेगेटिवली रिएक्शन यहाँ पे आ रहा है, बाकी हो सकता है कुछ दिन बाद या कुछ टाइम बाद थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्शन हम इस डेटा की वजह से देख पाए। ठीक है, इसके साथ में आप देखोगे ना तो आज एफआईज ने क्या किया, आज के दिन एफआईज ने 1246 करोड़ की बाइंग की है। पिछले 3-4 दिन से जो मार्केट अच्छा कर रहा है, एफआईज ज़्यादा नहीं बेच रहे हैं, कम बेच रहे हैं और कभी कभी बाय कर रहे हैं, तो एफआईज का सपोर्ट मार्केट को मिल रहा है, साथ में डीआईएस का सपोर्ट तो मार्केट के पास में भरपूर है। सो अब दोस्तों कंपनीज के ऊपर आते हैं। देखिए फर्स्ट कंपनी है डी मार्ट। डी मार्ट को लेकर एक न्यूज़ है जिसमें आप देखोगे तो शाम को 7 बजे के आसपास न्यूज़ आती है कि कंपनी ने एक स्टोर ओपन कर दिया बीकानेर में। टोटल स्टोर के काउंट हो चुके हैं 429, 429 स्टोर्स हो चुके हैं। अभी कुछ टाइम पहले 31 जुलाई को भी एक स्टोर महाराष्ट्र में कंपनी ने ऐड किया था। स्टॉक ने आज कुछ खास नहीं किया, 1% की गिरावट के साथ में प्रॉफिट बुकिंग के साथ में क्लोज किया है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे पैटर्न कुछ ऐसा है कि स्टॉक ने एक ब्रेकआउट कर दिया है, फाइनल रेसिस्टेंस के लिए यहाँ पे गैप बचा हुआ है। नेक्स्ट जो कंपनी है दोस्तों इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल, नहीं सॉरी हम बोल सकते हैं नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बातचीत की गई है उसका नाम है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। सो मोतीलाल ओसवाल ने कवरेज की है यहाँ पे, न्यूट्रल रेटिंग इसको दी है 9% की अपसाइड के साथ में। बाकी टेक्निकली हम इसको देख चुके हैं, यहाँ पे एक रिवर्सल इसमें दिखा था, उसके बाद में कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर जाना शुरू कर चुका है। 30 का पी है और लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो रिवर्सल इसमें मिल चुका है, तो टेक्निकली ये भी पॉजिटिव है। निफ्टी की तरह ही इसमें पैटर्न देखने को मिल रहा है, डीमार्ट के अंदर भी ब्रेकआउट, निफ्टी के अंदर भी ब्रेकआउट और इस कंपनी के अंदर भी ब्रेकआउट। अब देखिए दोस्तों अगली जो कंपनी है इसको लेकर थोड़ा सा नेगेटिव डिस्कशन होने वाला है। यहाँ पे ब्रेकआउट के चांसेस नहीं है, ब्रेकडाउन के चांसेस बनते हैं, और कंपनी भी काफ़ी पॉपुलर है। कंपनी का नाम है वीपीएल। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टॉक के अंदर ब्रेकडाउन ही होगा, जस्ट मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, एक डेटा बता रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपके रिएक्शंस लूँगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको क्या लगता है कि किस तरह की न्यूज़ आगे आके हमको मिल सकती है। देखिए आपको मैं इसका कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा। सबसे पहले जीएसटी है, जीएसटी जो रिफॉर्म होगा अभी कुछ टाइम के अंदर, उसमें आपने देखा कि अभी जो जीएसटी रेट है वो कट हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन इसके अगेंस्ट में कुछ कंपनीज के लिए बढ़ भी सकती है। ठीक है, 28% अभी क्या है मैक्सिमम है, अब इसको बढ़ा के 40% करेंगे। मतलब सरकार अगर कहीं ना कहीं से टैक्स कम कर रही है तो कहीं ना कहीं टैक्स को बढ़ा भी रही है, 28 से सीधा 40% करके उसको सेट ऑफ करी, यानी जो भी नुकसान उठाएगी सरकार उसका फ़ायदा यहाँ से लेने वाली है। अब ये जो 40% की जो रेंज है ना, उसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे जो कि सिन वाले प्रोडक्ट्स हैं, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे जिनकी वजह से इंसान की हेल्थ ख़राब होती है, जिसके अंदर आती है आपकी सिगरेट्स, आती है आपकी हम बोल सकते हैं ये ड्रिंक्स आती है, जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक हो सकती है, हार्ड ड्रिंक्स हो सकती है, ठीक है, ये सब चीज़ें आती है। अब इसके अंदर वीबीएल भी आ जाता है। अब मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहूँगा, ये 2024 का डेटा है, 3 दिसंबर का, लास्ट टाइम जब हमने बात की थी जीएसटी को लेकर, क्योंकि हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ न्यूज़ आती है कि सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर टैक्स बढ़ना चाहिए, क्योंकि शुगर काफ़ी ज़्यादा होता है इसके अंदर, डायबिटीज़ होता है और भी हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे हो जाते हैं।
सो देखो यहाँ पे एक आर्टिकल आपके सामने है, इसके अंदर आप नोटिस कर सकते हैं कि आईटीसी और वीबीएल के स्टॉक गिरे थे 5% के साथ में, क्योंकि एक बस था कि 35% जीएसटी लगेगा तंबाकू के ऊपर, और ये जो बी ड्रिंक्स होती है इस तरीके, चाहे वो एनर्जी ड्रिंक हो या सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, उनके ऊपर 35%। ठीक है, 35% की स्लैब है ही नहीं, स्टिल वहाँ पे 35% लगाने की बात की गई थी। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं और हम इसको थोड़ा सा इसी आर्टिकल को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं जीएसटी के, इन्होंने रिकमेंड किया है कि टैक्स को बढ़ा दो, और ये जो भी ड्रिंक्स होती है, सिगरेट्स होती है, तंबाकू होते हैं, ये सिन वाले प्रोडक्ट्स, देखो यहाँ पे भी ये मेंशन कर रखा है। मैं जस्ट आपको रिलेट करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अभी सरकार ने कहा है, जो शब्द सरकार ने अभी के समय यूज़ किए हैं कि सिन वाले जो प्रोडक्ट्स हो गए वो 40% की रेंज में आएंगे, और 40% की रेंज अलग से बनेगी क्योंकि 28% ही है अभी तक मैक्सिमम। 2024 के दिसंबर के अंदर भी यही बात थी, और उसके अंदर आप नोटिस कर सकते हैं सेम शब्दों का यूज़ किया है, और साथ में 28% से 35% की लाने की बात की गई है। और यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ये जो 35% की रेंज होगी ये न्यू रेंज होगी, नया स्लेब होगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे सजेशन दिया था लेकिन सरकार ने उसको माना नहीं, पॉजिटिव पॉइंट। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, अब सरकार ने पहले तो नहीं बनाई 35% की एक रेंज, लेकिन अभी सरकार ने बोल दिया हम 40% की बना रहे हैं, और उसके अंदर ऐसे वाले प्रोडक्ट्स ला रहे हैं जिसमें सिगरेट हो सकती है, तंबाकू हो सकती है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे वीबीएल भी जा सकता है क्या? अगर यहाँ पे पहुँच गया 40% की रेंज में तो हो सकती है दिक्कत। अब चांसेस कितने हैं, देखो यहाँ पे 50-50% चांसेस है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि हो सकता है ये नहीं जाए, और मैं ऐसे भी नहीं बोलूँगा कि हो सकता है ये चले जाए। क्लियर कट 50-50 चांसेस है, काफ़ी डाउटफुल है चीज़ें। कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया जिसकी वजह से लगता है कि 40% में चले जाए, लेकिन पिछली बार इसको माना नहीं, तो हो सकता है नहीं जाए। बाकी आपको क्या लगता है, क्या कुछ हो सकता है, नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि जो भी सजेशंस यहाँ पे दिए थे वो सजेशंस के हिसाब से ही अभी शब्द चुने गए हैं, और अभी नई जो परसेंटेज की रेंज है वो बनाई जा रही है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों आगे चल के होता क्या है। बाकी स्टॉक ने पिछले 1 साल से तो अंडर परफॉर्मेंस आपको दिखा दिया है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है 40% तो डेफिनेटली कुछ ब्रेकडाउन्स संभव है। सो अभी जिनको भी ऐसा लग रहा है वो अपने प्रॉफिट को बुक या एग्जिट करने की कोशिश करें। ठीक है, ये मतलब एक स्ट्रॉन्ग बैट है अभी के समय। और जिनको ऐसा लग रहा है ना कि नहीं होगा ऐसा कुछ भी, वो अभी स्टॉक को ऐड कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली अब ये 50-50% बैट हो चुकी है। मतलब अगर कोई खरीद रहा है इसको और 40% की रेंज में नहीं आता है, और 28% का टैक्स इसका कम हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस 28% की रेंज को कम करना पड़ेगा, तो इसमें विन विन सिचुएशन है, स्टॉक तो काफ़ी अच्छा कर देगा। लेकिन अगर ये 40% की रेंज में आ गया तो स्टॉक के अंदर एक झटका लग सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना भी। वीबिल को लेकर जो भी लोग अग्रेसिव हैं, SIPs करते हैं, या फिर जो भी अग्रेसिवली प्लान कर रहे हैं कि स्टॉक अभी नीचे है, उनको इस डेटा के ऊपर थोड़ी सी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम बाकी है। देखते हैं रियलिटी में क्या हमको GST की तरफ से सुनने को देखने को मिलेगा। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल की दोनों वीडियोस आप देख लेना। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।